और आज की इस क्लास में जितने भी चार चार नंबर के महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं, आज उन महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की इस क्लास में हम 10th साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न मेरा है कि ऊष्माक्षेपी दहन, ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी का क्या अर्थ है। चलिए समझिए पहले कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाना है। ये प्रश्न है और इस प्रश्न को हमसे कई प्रकार से बोर्ड में पूछा जा सकता है। इससे तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि दहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, इस तरीके से भी प्रश्न हमसे पूछ सकता है। तो चलिए, और सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम दहन भी कह सकते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए और लिखना स्टार्ट करिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, अगर ऊष्मा भी अगर उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी अगर उत्पन्न होती है तो उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो उनको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। फिर देखिए हमसे क्या कह रही है, ये ऊष्माक्षेपी की परिभाषा हो गई। फिर कह रहा है कि आगे, फिर समझिए आगे क्या कह रहा है, फिर हमसे कह रहा है कि उदाहरण भी दीजिए। अब उदाहरण भी आपको देना है, तो उदाहरण आप लोग किस तरीके से देंगे पहले ये समझ लीजिए। उदाहरण देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण और इसका उदाहरण भी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उदाहरण में किस तरीके से इसका उदाहरण देखें, तो उदाहरण लिखेंगे जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे प्राकृतिक गैस यानी कि मेथेन का दहन करेंगे, यहाँ पर 2O2 लिखेंगे। अब ये हमारा CO2 प्लस 2H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो किसकी ये ऊष्माक्षेपी की परिभाषा थी। अब ऊष्माशोषी की परिभाषा लिखेंगे। ऊष्माशोषी की परिभाषा क्या है और ऊष्माशोषी की जो परिभाषा है वो किस तरीके से बनेगी, ऊष्माशोषी की परिभाषा समझ लीजिएगा यहाँ पर। चलिए, कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि ऊर्जा कैसी हो, सिर्फ ऊर्जा अवशोषित होती है, तो उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि N2 प्लस O2, N2 की अभिक्रिया O2 से कराए तो हमको 2NO और ऊष्मा प्राप्त हुई। तो इस तरीके से चलिए, और ये जो प्रश्न है और आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता हुआ, और इन प्रश्नों के सारे स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिएगा, मेरे साथ में स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा सेकंड प्रश्न नंबर जो है मेरा, और सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न को देखिएगा और चलिए, और साथ ही साथ में अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं और चलिए स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न। और स्क्रीन पर पहला प्रश्न मेरा देखिए क्या है और क्या कह रहा है। तो चलिए स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न। चलिए एक बार देखिए, प्रश्न जो है वो श्वसन पर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। वर्णन करना तो जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि जो श्वसन जो है, श्वसन आपकी कैसी अभिक्रिया है, श्वसन आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप लोग समझ सकते हैं कि श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साथ ही साथ में क्या होता है कि इसमें आप यहाँ पर देखिए समझिए, क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, भोजन जो होता है, कैसे भोजन जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, जो हमारे शरीर को। अब चलिए शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हुई, अब और आगे बात कर लेते हैं। चलिए, अब जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो क्या होता है, जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। ऊर्जा जो होती है, जो हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो क्या करता है कि वो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति, जितनी भी शक्ति है, हम अगर ऊर्जा अगर हमारे अंदर आएगी तो हमारे अंदर कार्य करने की जो शक्ति है वो और बढ़ जाएगी। तो कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि श्वसन क्रिया को समीकरण रूप में निम्नवत किया जा सकता है। इसको अब हम एक समीकरण के रूप में दर्शाएंगे। और जो आपकी श्वसन की जो परिभाषा है उसको हम एक समीकरण के रूप में समझाएंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया इसमें,
तो सबसे पहले चलिए मैंने इसमें ग्लूकोज लिया और ऑक्सीजन के कितने अणु लिए मैंने, तो ऑक्सीजन के मैंने 6 अणु लिए। तो ऑक्सीजन लिया और 6 O2 से विक्रिया कराई तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2O मुझे ये प्राप्त हुआ। ग्लूकोज की मैंने ऑक्सीजन से विक्रिया करा दी और देखिए मुझको ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो ऊर्जा मेरी बाहर निकल आई और इस तरीके से आपका ये समीकरण हल हो चुका है। और ये था आपका प्रश्न नंबर कौन सा, तो ये जो था ये आपका प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न नंबर 2 था कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करो। तो वर्णन हमने कर दिया कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। अब चलिए हमने श्वसन को निम्न रूपों में दर्शाया, उसको हमने एक समीकरण के रूप में दर्शाया और इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की, प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि जो रासायनिक समीकरण देते हुए, प्रश्न नंबर 3 देखिए कि रासायनिक समीकरण देते हुए क्या कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एक अपचायक गुण समझाइए। कोई एक अपचायक गुण समझाना है कि रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एक अपचायक गुण समझाइए। तो क्या किस तरीके से इसका लिखेंगे, पहले प्रश्न को नोट कर लीजिएगा और ऑप्शन आंसर को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए कि जल की उपस्थिति में क्या होगा कि यह क्या करेगा, यह हाइड्रोजन का अपचयन करके क्या बनाता है, अम्ल बनाती है। ये देखिए इतना समझिए पहले कि जल की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन का अपचयन करता है। अब यह हाइड्रोजन का जब अपचयन करता है तो क्या होता है, अपचयन करके क्या बनाता है, अपचयन करके अम्ल बनाता है। इतना समझ में आया। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर SO2 लिया और 2H2 लिया और Cl2 लिया। तो हमारा क्या 2HCl बना, ये अम्ल, और H2SO4 बना। तो 2HCl हमको ये प्राप्त हुआ। प्रश्न को देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा प्रश्न को कि प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एक अपचायक गुण समझाइए। तो मैंने यहाँ पर कोई एक अपचायक गुण आपको लोगों को समझा दिया है और उसके बारे में कुछ मैंने आपको लिखाया है। तो चलिए प्रश्न नंबर आपका 3 था और प्रश्न नंबर ये आपका 3 था और प्रश्न नंबर 3 में मैंने बात की कि जल की उपस्थिति में क्या होता है, यह हाइड्रोजन का अपचयन करके अम्ल बनाता है। जैसे SO2 लिया, 2H2 Cl2 लिया और 2HCl H2SO4 ये आपका देखिए बन चुका है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। पहले आप लोग इसका रिवीजन कर लें सही से और इस प्रश्न को सही से पहले समझ लें और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं और स्क्रीन पर लाते हैं हम प्रश्न नंबर 4 को। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 तक हम बात कर चुके हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 4 को लाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो है मेरा क्या कह रहा है, आप चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो कह रहा है कि निम्न पदों का वर्णन करो। क्या कह रहा है, निम्न पदों का वर्णन करो और साथ ही साथ में या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि संचारण क्या है, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि संचारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। अब चलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें क्या कह रहा है कि संचारण पर हमें टिप्पणी लिखनी है और उसके हमें क्या करना है, 2 उदाहरण भी देने। तो संचारण क्या है, संचारण के 2 उदाहरण भी लिखने और या फिर हमको संचारण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो संचारण पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा और प्रश्न नंबर अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं आगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग को डालते हैं संचारण। अब हेडिंग डालेंगे संचारण और हेडिंग को डालेंगे संचारण, हेडिंग डालेंगे। लेकिन कि जब कोई वह धातु क्या करता है कि अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब किसी धातु जो है अपने आसपास क्या होता है कि अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब यह क्या होती है, यह संचारित होती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम संचारण कहेंगे, इस प्रक्रिया को संचारण कहेंगे। और साथ ही साथ में उसके में 2 उदाहरण भी देने। तो उदाहरण में हमें चांदी और तांबा, चांदी तांबा लिख देने, यही संचारण के प्रमुख उदाहरण है। तो पहले इसको समझ लीजिएगा। देखिए कि चांदी के ऊपर हम काली परत करते हैं
वह तांबे के ऊपर कौन सी परत चढ़ाते हैं? तांबे के ऊपर हम हरी परत चढ़ाते हैं, हरी परत चढ़ाते हैं। ये संचारण के प्रमुख उदाहरण है। कहीं पर भी ना समझ में आए तो प्रश्न को एक बार 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 पढ़ें और समझें सही से कि जब कोई धातु क्या करता है, अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है और इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है मेरा? प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? जितने भी तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है, इसका कहने का मतलब है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं कि नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, आगे और समझ लेते हैं। ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैसे हो जाते हैं? ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का कहने का यही मतलब है। और चलिए ये आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न था और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।